या बूढ़े माँ बाप इंसान नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है क्या बूढ़े माँ बाप इंसान नहीं होते। किशोर बाबू अपने बेटे आदित्य के लिए इस कड़क दोपहर में खाना लेकर गर्मी में जैसे तैसे पसीने से लथपथ उसकी दुकान पहुंचे तो देखा वहां बेटा था ही नहीं। तो वो काउंटर के पास परी बेटे की कुर्सी पर बैठ गए और उसे ठंडी ठंडी हवा से किशोर बाबू के शरीर की तपन कम हुई तो बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। तभी तीर की तरह चुभती हुई उनके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी। हड़बड़ाकर उनकी आंख खुली, सामने उनका बेटा आदित्य चीख कर बोला, बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी कीमती कुर्सी पर बैठने की? तमीज है या बुढ़ापे में सठिया गए हैं? पता भी है कितनी महंगी है। आप तो पूरी जिंदगी ऐसी कुर्सी पे नहीं बैठे होंगे। बेटे की बात सुनकर किशोर बाबू की आंखें नम हो गई। आदित्य चिल्लाता हुआ बोला, राजू, कोई साफ कपड़ा लेकर आओ, इस कुर्सी को अच्छे से साफ करो, सारी कुर्सी पर पसीने की बदबू कर दी है। राजू दौड़ कर आया और किशोर बाबू से हिचकते हुए बोले, बाबूजी, माफ़ी चाहूँगा, प्लीज आप यहाँ से उठ जाइए वरना मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। किशोर बाबू से यह सब कहते हुए राजू की भी आंखें झलक उठी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, और लगता भी क्यों ना। जिस मालिक के साथ बचपन से वो काम कर रहा था, उन्होंने उसके लिए इतना सब किया, आज इस मालिक के साथ ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा, उसने कभी सोचा नहीं था। किशोर बाबू चुपचाप बेटे की कुर्सी से उठ गए। किशोर बाबू को बेटे ने हाथ पकड़कर एक तरफ किया और खुद कुर्सी पे जमकर बैठ गया। किशोर बाबू फिर से अपमान के घुट पीकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने खाना भेजा है, खा लो। आदित्य करते हुए बोला, बाबूजी, आपको कितनी बार कहा है कि मेरी दुकान पर मत आया करो। आपके मनहूस कदम मेरी दुकान पे पड़ते हैं तो ग्राहक आपको देखकर वहाँ से चले जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं सड़क पे आ जाऊं? किशोर बाबू बोले, बेटा, मैं भी इतनी सालों से इस दुकान को चलाता था, आज दुकान तुम्हारे नाम क्या कर दी? तू अपने पिता वही मनहूस कहकर आंखें दिखाने लगी हो। मैं अभी एक वक्त पे इस दुकान का मालिक हुआ करता था। आदित्य अगरते हुए बोला, पापा, उस वक्त को भूल जाइए, आज मैं इसका मालिक हूँ और आपकी इतनी औकात नहीं कि आप मेरे साथ आगे खड़े होकर मुझे सलाह दे सके। आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग वहां जमा हो गए थे और सब किशोर बाबू के बेबस चेहरे को निहार रहे थे। किसी किसी की तो आंखें नम भी हो गई थी। किशोर बाबू बोले, बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? आसपास के सब लोग देख रहे हैं, आखिर तुम भी तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। आदित्य बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला, और पापा, आपके पास अब इज्जत बची ही कितनी है? कहकर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। बेटे का यह रूप देखकर किशोर बाबू की आंखों में आंसू झलक उठे और लोगों ने नज़र चुराकर वहां से लौट आए और घर आकर सीधे अपने कमरे में ढंग से बेड पर निहाल होकर गिर पड़े। जिन लोगों के बीच वो सर उठाकर आज तक जीते आए थे, आज उन्हीं लोगों के सामने उनके बेटे ने उनका इतना अपमान किया है और उनका सर हमेशा के लिए झुका दिया। वो कुछ नहीं बोले। शाम को बेटा घर आए तो दोनों ने माता पिता को बहुत जलील किया। किशोर बाबू से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो दम से गिर पड़े। तभी अचानक किशोर बाबू के गिरने की आवाज़ से सुभद्रा जी की नींद हड़बड़ा कर खुली तो उनकी धुंधली आंखों चारों तरफ किशोर बाबू को निहार रही थी, लेकिन वो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रही थी और आते भी कहाँ से? अभी कुछ महीने पहले ही तो सोचते सोचते सुभद्रा जी की आंखें भर आई। तभी उनकी बहू दमकते हुए उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, मैंने जो आपसे कल रात काम कहा था उसने आपने वो किया या नहीं? देखिए, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। सुभद्रा जी बोली, बहू, जिस घर को मैंने इतने सालों से सजाया संवारा, जिस घर को मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दिया, क्या उस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं? मैंने तुम्हें कभी आदित्य से अलग नहीं समझा, हमेशा यही कहती थी कि तुम दोनों ही का इस घर का बराबर का अधिकार है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि तुम दोनों
इस घर पर अपना अधिकार जमा लो और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दो। यह तो सरासर नाइंसाफी हुई। सुभद्रा जी अपनी बहू तानिया से कह रही थी। तानिया बोली, मम्मी जी, अगर आपने मुझे बराबर का हक दिया है तो यह बात क्यों नहीं मान लेती कि यह घर अब मेरा है। एक बार बताइए, पापा जी के बाद कौन है आदित्य, और आदित्य की पत्नी कौन है? मैं हूँ तो हुई ना, मैं इस घर की मालकिन। बोली, अब बोलती क्यों नहीं? सुभद्रा जी बोली, बहू सही कहा तुमने। बहू, जब तुम्हारे ससुर जी ही नहीं रहे तो मेरे लिए बोलने वाला बचा कौन है? क्योंकि मेरा तो बेटा तेरी तरफ से खड़ा हो गया। नहीं, क्या तुमने कभी ये सोचा है जो तुम मेरे साथ कर रही हो कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है? मैंने अपना सब कुछ अपनी बेटी पर लुटाया, उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया, फिर उसकी शादी तुमसे की। क्या यही सुनने के लिए कि यह घर अब आदित्य का है और तुम्हारा है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? क्या मैं बस इस घर की देखभाल के लिए आई थी? तानिया बोली, मम्मी जी, मुझे फालतू की बातें करने की आदत नहीं है। अगर आपको रहना है तो सर्वेंट रूम में रह सकती हैं, पर याद रखिएगा यहाँ होगा वही जो मैं चाहूँगी। जितने जल्दी आप मान लेंगे आपको तकलीफ कम होगी, वरना आप मुझे जानते हैं, घर के बाहर जब मैं आपको सर्वेंट रूम में शिफ्ट कर सकती हूँ तो गेट से बाहर भी कर सकती हूँ। इतना कहकर तानिया वहाँ से चली गई। तानिया ने सुभद्रा जी का सारा सामान सर्वेंट रूम में रख दिया और आदित्य ने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हैरान सुभद्रा जी अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपने पति किशोर बाबू की तस्वीर पलंग के किनारे टेबल पर रखते हुए कह रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा, घर संपत्ति सब आपके बेटे की ही है तो मैं माँ किसकी हूँ? आखिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? यह पुरुष प्रधानमंत्री या आप देख रहे हैं ना। इतना कहकर सुभद्रा जी फूट फूट के रोने लगी और उस दिन को याद करने लगी जब वो ब्याह कर उस घर में आई थी। ब्याह के वक्त माँ बाप ने कहा था, ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, अब तुम्हारा घर ससुराल है। तब ससुराल का घर था और उसके देहांत के बाद उस घर को लोग पति के नाम से जानने लगे। सुभद्रा जी को लगा पति का घर मतलब उसका घर, और वो भी चांद से घर को सजाने और संवारने में लग गई। हर रिश्ते को सुभद्रा जी ने सम्मान और प्यार से संवारा। फिर उनके जीवन में आदित्य आया, उसकी खुशियाँ दोगुनी हो गई। वक्त बीता, आदित्य पढ़ने लिखने के लिए हॉस्टल चला गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी खत्म करके घर लौटा और बोला कि वो बिजनेस करना चाहता है। किशोर बाबू बोले, बेटा आदित्य, हमारे टेरेस का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्यों इसे नहीं संभालते? आदित्य बोले, पापा मैं आपकी तरह दुकानदारी नहीं करना चाहता, इतना पढ़ लिख कर क्या मैं दुकान पर बैठूंगा? यह मेरा स्टेटस नहीं है। किशोर बाबू बोले, क्यों? जो इंसान बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, क्या लोग उन्हें हीन गिरना से दृष्टि से देखते हैं? पिता पुत्र में बहुत बहस हुई। सुभद्रा जी ने किशोर बाबू से कहा, अब अगर यह अपने दम पे कुछ करना चाहता है तो करने दीजिए ना। किशोर बाबू बोले, ठीक है, जो तुम करना चाहते हो करो, पर याद रखो जिस दिन तुम्हें सफलता नहीं मिली उस दिन तुम यह मत सोचना कि मैं सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। बिना मेहनत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आदित्य बिजनेस की पढ़ाई करने लगा। उसी दौरान उसकी मुलाकात तानिया से हुई। तानिया के पढ़ाई लिखाई में कम और मौज मस्ती में ज़्यादा ध्यान होता था। उसे लगा आदित्य पैसे वाला है तो उसके साथ उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी और आदित्य को भी उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। एक साल बाद एक रोज़ आदित्य मुंह बनाकर किशोर बाबू के सामने आकर खड़ा हो गया। यह कहकर कि मैं अब बिजनेस नहीं करना चाहता, मुझे फटाफट पैसा कमाना है और लाइफ में सेट होना है। सुभद्रा जी बोली, बेटा तुम कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो कौन भला अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कैसे करेगा? क्या तुम जीवन भर अपने पापा की कमाई पर जीना चाहती हो? तुम्हारे पापा ने तो कहा ही था कि तुम उनके साथ काम करो, पर तुम नहीं माना। क्या अब ऐसा क्या हो गया कि तुम जल्दी से जल्दी सेट होना चाहती हो? आदित्य माँ से बोला, माँ मेरी बात समझो, पापा से बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। माँ, मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, उसके माता पिता उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं तो मुझे उसके साथ ही शादी करनी होगी। फिर आप लोग जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ।
सुभद्रा जी और किशोर बाबू के लिए दुख का कारण बन जाता है। और बच्चों के बाद सुभद्रा जी किशोर बाबू को मना ही लिया और फिर धूमधाम से तान्या और आदित्य की शादी करवा दी गई। करीब 1-1.5 महीने दोनों घूमने फिरने में ही लगे रहे। बहू के आने के बाद भी सुभद्रा जी को एक पल का भी आराम नहीं था। पत्नी के हालात देखकर किशोर बाबू चिंतित हो रहे थे कि अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो क्या सुभद्रा जी को बेटी बहू रख पाएंगे जिसकी वो हकदार है। समय बीता, देखते ही देखते आदित्य की शादी को 1.5 साल हो गए, पर तान्या का चाल ढाल कुछ नहीं बदला। उसे लगता था वो उस घर में बस आराम करने के लिए आई है। जब भी सुभद्रा जी कोई काम कहती तो वो सीधे मुंह जवाब नहीं देती और कहती, अगर काम ही करना होता तो मैं आदित्य से शादी क्यों करती, और आप भी तो पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती हैं। घर का काम कर लेंगे तो कोई मर नहीं जाता है। बहू की ऐसी बातें सुनकर सुभद्रा जी को अपने घर की चिंता होने लगी। एक रोज दुकान पे आदित्य का खाना लेकर गए। वहाँ उसने किशोर बाबू का सबके सामने बहुत अपमानित किया। उन्होंने कुछ बोलना चाहे तो सबके सामने आदित्य किशोर बाबू को यह कहकर चुप करा दिया कि अब आपकी उम्र हो गई है, बेहतर होगा घर पे जाकर आराम कीजिए। अपने पुराने स्टाफ को ग्राहकों के सामने अपना ये अपमान शायद किशोर बाबू बर्दाश्त न कर सके और चुपचाप घर आकर अपने कमरे में बेड पर सो गए। सुभद्रा जी ने जब पूछा तो उन्होंने सारी घटना बताई और बोली, सुभद्रा, कल को जब मैं न रहूं तो एक बात याद रखना, कभी भी सब कुछ अपनी बेटी बहू के हाथ मत देना, वरना यह तुम्हें एक एक पैसे के लिए तरसा देंगे। मुझे तुम्हारे बेटी बहू के लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। सुभद्रा जी बोली, आप सही कह रहे हैं जी, काश कि मैंने आपकी बात उस समय मान ली होती और आदित्य और तान्या की शादी के लिए आपको मनाया न होता। फिर सुभद्रा जी ने घर की घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। दोनों पति पत्नी चिंता में डूबे थे। तभी तान्या आवाज लगाते हुए उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी, आपको पता है ना, आदित्य घर आ चुके हैं, तो चाय नाश्ते की व्यवस्था अभी तक आपने क्यों नहीं की। सुभद्रा जी बोली, बहू, कम से कम अपनी पति के लिए चाय नाश्ता तो तुम बना ही सकती हो। तुम्हारे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा यहाँ रहना जरूरी है। तान्या बोली, 2 बातें बेटे ने क्या कह दिया, बूढ़े तो बिस्तर पकड़कर ही बैठ गए हैं और आप है कि इस उम्र में इनके साथ वक्त बिताने का बहाना ढूंढते हैं। शर्म नहीं आई आपको। सुभद्रा जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कहा, बस करो बहू, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की। भूलो मत, ये घर इसका है। तभी आदित्य आया और बोला, और आपको किसी ने यह नहीं सिखाया कि बेटा जब बड़ा हो जाए तो आपको थोड़ी चुप्पी साध लेनी चाहिए। दुकान पर जो भी बोला क्या वो काफ़ी नहीं था जो यहाँ भी आप सुनना चाहते हैं। तान्या हंसकर बोली, अरे नहीं आदित्य, अभी नहीं, अभी कुछ मत बोलो। थोड़ा सा बोलने से ही इन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। अगर आपने कुछ कह दिया तो ऐसा न हो कि धरती छोड़ दे। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। सुभद्रा जी से बर्दाश्त न हुआ और वो एक थप्पड़ आदित्य को लगाते हुए बोली, बस करो, तुमको शर्म है कि नहीं। अपने पिता का सबके सामने अपमान करते हुए तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आए। चलो, बहू तो पराई है, पर तुम तो। तभी किशोर बाबू के घर आने की आवाज़ आई। सुभद्रा जी तभी किशोर बाबू अपना सीना पकड़कर दर्द से तड़पने लगे और मिनट भी नहीं लगा उन्होंने प्राण त्याग दिए। देखते देखते सुभद्रा जी की हंसती खेलती जिंदगी मातम में बदल गई। वह भी उनकी बेटी बहू के व्यवहार के कारण पति को खो दिया। सुभद्रा जी तो सूख कर काठी हो गई। अब उन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आंखों के आंसू सूख चुके थे। बेटा तो पराये लड़की की बातों पर क्या बुरा मानना। कुछ ही महीने बीते थे। किशोर बाबू को गए हुए तान्या ने तुरंत अपने सासुर के कमरे पर अधिकार जमाया और सास को छोटे से कमरे में शिफ्ट करवाया। दिन रात उनसे घर का काम करवाती। फिर कुछ महीने बाद घर के रिजर्वेशन के चक्कर में इसने सुभद्रा जी को सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। देखते ही देखते घर के मालकिन से सुभद्रा जी घर के नौकरानी के रूप में बदल गई। घर में उनकी हालत एक कुत्ते से भी बदतर हो गई।
खाना तो दूर, कोई पानी भी नहीं पूछता। उसका समय सोसाइटी के मंदिर में ही बीता था। घर के काम खत्म करती, जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेती और सारा वक्त मंदिर में जाती रहती, मानो उसने अपने सवाल का जवाब मांग रही हो। तभी अचानक एक दिन किसी स्पर्श ने सुभद्रा जी का ध्यान भंग किया। आंटी जी, मैं पहले से सोसाइटी में रहती हूँ, हर रोज आपको देखती हूँ। सुबह दोपहर शाम आप हर वक्त इस मंदिर में ही बैठी रहती हैं। क्या कोई परेशानी है? क्योंकि मैं देखती हूँ अन्य वृद्ध महिलाएं बातें करती हैं, पर आप चुपचाप सुनती हैं, कुछ जवाब नहीं देती है। सुभद्रा जी बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा, तुम एक समाज सेविका हो। पायल ने बड़े प्यार से सुभद्रा जी का हाथ पकड़ा और बोली, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मुझे अपने मन की बात साझा कर सकती हैं। समझ लीजिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। और बोली, बेटा आखिर लोग क्यों कहते हैं स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है? एक बात बताओ, एक स्त्री का घर कहाँ होता है? विवाह के पहले उसके माता पिता का घर होता है, विवाह के बाद सास ससुर का घर, फिर वो घर उसके पति के नाम से जाना जाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपना सारा संपत्ति बच्चों पे लुटा देते हैं, बड़े शौक से बहू को लाती है। फिर सुनने में आता है कि वह घर तो उनसे बेटे का है, तो माँ कहाँ रह जाती है? घर संपत्ति सब बेटे की है, तो माँ की जिम्मेदारी किसकी है? इतना कहते कहते सुभद्रा जी फूट फूट के रोने लगी, जिससे पायल को भी हिलाकर रख दिया। पायल ने अपना विश्वास भरा हाथ उनके हाथ में रखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके साथ न्याय होगा। बहुत दिनों बाद सुभद्रा जी का मन हल्का हुआ। पायल बोली, आंटी जी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुभद्रा जी बोली, बेटा अगर घर नहीं गई और बहू को सारा काम खत्म नहीं हुआ मिला तो घर में तूफान खड़ा कर देगी, मुझे बहुत मारेगी। इतना कहकर वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। पायल के पति एक फौजी थे, वो नियमों से चलते थे। उन्होंने पायल से कहा, अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहती हो तो नियमों के अनुसार करो, ताकि उनके बच्चों को दोबारा उन पे उंगली उठाने का मौका न मिले। पायल ने संस्था और वकील से बात की। फिर एक शाम जब सुभद्रा जी मंदिर आए तो उन्हें सारी बात बताई। सुभद्रा जी बेटे के खिलाफ केस नहीं करना चाहती थी। तब पायल ने कहा, क्या आप चाहती हैं आंटी जी की जो अंकल जी के साथ हुआ वो किसी और पिता के भी साथ हो? किशोर बाबू की यादों से सुभद्रा जी को हिम्मत दी और सुभद्रा जी ने कागज पे तुरंत साइन कर दिया। करीब एक हफ्ते बाद जब ताने सुभद्रा जी को अच्छे से न काम करने के लिए उनका अपमान कर रही थी, तभी पायल कुछ लोगों के साथ उसके घर पहुंची और सबको साक्षात सबूत पेश किया। पायल ने आदित्य और तानिया को कोर्ट का नोटिस दिया। आदित्य माँ से बोला, अच्छा तुम मंदिर जाकर यह गुल खिलाती थी? तानिया बोली, मैं कहती थी ना, घर अब अपने नाम कर लो, यह जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। पायल सुभद्रा जी के पास जाकर खड़ी हो गई तो बहू बोली, बहू मैंने तुम्हें घर संपत्ति सब पे अधिकार दिया, तुम मेरी और मेरे सम्मान की और मेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि जब सब कुछ बेटे का है तो बूढ़ी माँ किसकी हुई? अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकती हो तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। बुढ़िया तो निकालेगी मुझे, औकात देखी अपनी। तूने एक झापड़ लगाऊंगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ जी को हाथे मत लगाना। और मेरे पति फौजी में है, तुम दोनों का वो हाल करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। पायल ने उन दोनों के धमकी दी तो दोनों एकदम से सहम गए और पुलिस भी तुरंत मौके पे आ पहुंची गई थी। दोनों अपनी दलील देते रह गए, माफ़ी मांगते रह गए, पर पुलिस वालों ने दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और आदित्य और तानिया को उस घर से मजबूरन खाली करना पड़ा। अब उसे घर में सुभद्रा जी भले ही अकेली रहती है, परंतु अपने सम्मान के साथ रहती है, जो एक औरत के लिए सबसे बड़ी बात है। पायल और उसके पति हफ्ते में 2 बार उनसे मिलने आते हैं। उस घर में वो कहीं नहीं जाना चाहती थी तो पायल ने उसके लिए एक सहायिका का इंतजाम कर दिया, जो दिन रात उनकी देखभाल करती। सुभद्रा जी ने कभी पीछे मुड़कर अपने बेटी बहू की तरफ नहीं देखा। दोस्तों, अपना वो नहीं होता जो
कोख से जन्म होता है, बल्कि अपना वो होता है जो बुरे वक्त में इंसानियत दिखाकर उस इंसान की मदद करे। तो आप सभी बताइए कि सुभद्रा जी ने जो अपनी बेटी बहू के साथ किया, क्या उसका फैसला सही था या गलत? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।